हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ओके, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ओके, जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसका परिभाषा लिख दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस परिभाषा को लिख सकते हैं, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पे एक दूसरा आवेश है। ठीक है, इसका मान हम लोग मान लेते हैं -Q। तो क्या है -Q को हम लोग पहले ही जानते हैं, आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि माइनस आवेश को ऋण आवेश को हम लोग मजनू मानकर चलेंगे और धन आवेश को हम लोग लैला मानकर चलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ मजनू है जिस पर क्या आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, और यहाँ पे लैला है जिस पर धन आवेश है। ठीक है, मजनू के पास जितना ऋण आवेश है उतना ही लैला के पास धन आवेश है और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो यह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक लैला मजनू की जोड़ी है जिसमें लैला और मजनू दोनों का जो परिमाण है समान है। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन चिपके हुए नहीं होते हैं, चिपके होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब वो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसको हम लोग वैद्युत कपल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक कपल। लैला मजनू की जोड़ी है, प्रेमी जोड़ा नहीं है, वैद्युत जोड़ा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग वैद्युत जोड़ा भी कह सकते हैं। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग 2L से प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच की दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L से। ठीक है, लैला और मजनू के बीच की जोड़ी को हैंड तो बनाया ही नहीं। ओके, अब सही है, हाथ नहीं बनाया था, ठाकुर हो जाता सोले का। ठीक है, अब देखिए आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए इन दोनों का परिमाण क्या है, समान है।
लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है। ए माइनस है, प्लस है, मजनू है, लैला है, ठीक है। इसको हम लोग वैद्युत जोड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेमी जोड़ा नहीं, वैद्युत जोड़ा। इनके बीच की दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, 2l से, ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में इसके परिभाषा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अगर हम लोग HCl को अलग अलग लिखें तो H पर प्लस होता है और Cl पे क्या होता है, माइनस होता है। तो हाइड्रोजन पर जितना प्लस है उतना ही क्लोरीन पे क्या है, माइनस है। और आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यह वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण है जिसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, और जितना हाइड्रोजन पे धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्लोरीन पे ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में बस लैला मजनू की जोड़ी के बारे में ही अध्ययन करेंगे, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को एक नई भौतिक राशि से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और उस भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, या तो इसका या तो इसका, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी कितनी है, 2l है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग एक नई भौतिक राशि p से, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। p को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यहाँ पे देखिए लैला या मजनू के परिमाण और लैला मजनू के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से दिशा, इसके जो दिशा होता है ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है, धनात्मक आवेश की ओर, ठीक है, इसकी दिशा होती है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ओके। मजनू से मतलब मजनू से लैला की ओर होगी, हमेशा मजनू से लैला की ओर होगी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे दिशा दिखाएं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो यहाँ पे देखिए मैं दिशा दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, ठीक है, यह P है, ध्यान दीजिएगा।
और इसका जो एसआई मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक क्या है? देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम मीटर। इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल p से। स्मॉल p इक्वल टू जाए q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। मतलब मजनू से लैला की ओर होती है। हमेशा मजनू किसको देखेगा? लैला को। ठीक है, इसकी निगाहें उधर ही रहेंगी, मजनू की निगाहें किधर रहेंगी? लैला की ओर के। अब देखिए, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। कूलाम मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं बता दूं आपको, वैद्युत द्विध्रुव का अगर कुल आवेश पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का अगर कुल आवेश पूछा जाए तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, देखिए, जितना यहाँ पे ऋण आवेश है उतना ही यहाँ पर धन आवेश है। अगर इस पूरे निकाय का, यानी कि लैला मजनू की जोड़ी का हम लोग पूरा आवेश ज्ञात करें तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। ओके, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इन बातों को आप याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड रखिए। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी तक आपने केवल एकल आवेश के कारण, ठीक है, या तो धन आवेश के कारण या तो केवल ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया है। ठीक है, कैसे हम लोग किसी आवेश से किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर चुका है। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैला और मजनू की जोड़ी के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लैला और मजनू दोनों की जोड़ी के कारण, ठीक है, एक साथ, इनके दोनों के साथ एक साथ होने के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना जी? ठीक है भाई, केवल प्यार पे ध्यान मत देना भाई, लैला मजनू पे, इस पे ध्यान देना। लैला मजनू पहले ही ध्यान जाएगा, मुझे पता है यार। एक वीडियो में हम लैला मजनू का बारे में नहीं बताया तो उसमें व्यूज ही नहीं आए हैं, हद होती है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, प्यार की बातें ही समझ में आती है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन हम लोग 2 स्थितियों में करेंगे। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति में।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अर्थात लैला मजनू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, देखिए यहाँ पर अच्छी स्थिति में, तो मान लीजिए यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये हो गया मजनू। इस्माइल कर रहा है भाई, इस्माइल क्यों नहीं करेगा, इसके पास जो लैला है, और यहाँ पर है लैला, ये भी इस्माइल कर रही है, दोनों इस्माइल करेंगे। लैला को मजनू मिल गया है और मजनू को लैला जो मिल गई है, ये धन आवेश है। ठीक है, इसका परिमाण कितना है -Q और इसका परिमाण कितना है +Q। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वही इस वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये अक्ष है इनका, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और इनके बीच की दूरी कितनी है 2L है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2L। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से, ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है मध्य बिंदु से। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो चूंकि इसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है टोटल 2L, तो इसके मध्य बिंदु से मजनू की दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी, और लैला की दूरी कितनी हो जाएगी A भी L हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु से ध्यान दीजिएगा। और मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर पॉइंट P है R दूरी पर। हम लोगों को ज्ञात करना है पॉइंट P पर इस लैला मजनू की जोड़ी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी दोनों मिलकर यहाँ पर कितनी तबाही मचाएंगे। तबाही, अरे यार ये तो प्यार की बातें करेंगे ना। ठीक है, पॉइंट P है। तो देखिए हम लोगों ने अध्ययन किया है कि केवल लैला अथवा केवल मजनू के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर मजनू के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका हम लोग परिणामी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसको हम लोग मान लेते हैं E1। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण +Q के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E1 मान लेते हैं। तो अब बताइए E1 = कितना होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग बिंदु आवेश मान लेते, इस बिंदु आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q/, दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, लैला से इस पॉइंट P की दूरी कितनी होगी। तो देखिए मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है R, और मध्य बिंदु से लैला की दूरी कितनी है L। तो लैला से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी R - L। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा R - L, और इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो दिशा होगी E1 की वो किधर होगी। ठीक है, तो लैला से P की ओर, इसको अगर हम लोग AB मान लें तो B से P की ओर, यहाँ पर लिख सकते हैं B से P की ओर। ये हो गया दिशा किसका, E1 का। ध्यान दीजिए हम लोग दिशा लिखा है, ये हो गया E1। ओके, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। वीडियो क्लियर आ रहा है ना बाबू, मेरे भाई वीडियो क्लियर आ रहा है ना। ओके, ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मजनू के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अर्थात -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तीव्रता, इसको हम लोग E2 से प्रदर्शित करेंगे, E2 से। ध्यान दीजिएगा, इस यह भी एक बिंदु आवेश की तरह है, तो बिंदु आवेश के कारण पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका सूत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQ/R² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए K और आवेश का मान कितना है Q, और दूरी कितनी है इस आवेश से P की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या R, तो R प्लस L क्या हो जाएगा, R प्लस L इसका स्क्वायर। दिशा बताइए, क्योंकि यह ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण पॉइंट P पर जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वह अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, इस दिशा में होगी। ये हो गया E2। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं P से B की ओर, P से B की ओर। अब देखिए P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, P पर यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र हो गए E1 और E2, तो P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वह E1 और E2 के सदिश योग के बराबर होगा। देखिए E1 और E2 दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, और चूंकि E1 क्या है, E1 का मान अधिक होगा। अधिक क्यों होगा, क्योंकि इससे, इस आवेश से, धन आवेश से P की दूरी क्या है, कम है, और दूरी कम होने के कारण इसका जो परिमाण होगा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ओके, तो अगर हम बात करें P पर, तो यहाँ पे परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E1 माइनस E2 के बराबर होगा। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। E1 कितना है, KQ/R माइनस L टू द होल स्क्वायर, प्लस E2 कितना है, सॉरी माइनस E2 कितना है, KQ/R प्लस L टू द होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन दोनों में देखिए KQ और यहाँ पर भी KQ कॉमन है, हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा 1/R माइनस L टू द होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मैं रहने रहा हूँ, इनको नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार की भाषा समझ में आती है ना, सबको आती है। देखिए यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E, KQ, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस, अब इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो R² प्लस L² माइनस 2RL। ओके, टोटल डिवाइडेड बाई हो जाएगा, वन ब्रैकेट में R माइनस L का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, सॉरी, फ्रंट साइज भी छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा फ्रंट साइड ज़्यादा बड़ा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू हो जाएगा KQ, यहाँ से R² प्लस L² प्लस 2RL, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, माइनस से, तो माइनस R² माइनस L² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में R माइनस L है और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R² माइनस L², R² माइनस L² टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए R² से माइनस R² 0 हो जाएगा, L² से माइनस L² 0 हो जाएगा, और प्लस 2RL प्लस 4RL हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं KQ इंटू 4RL डिवाइडेड बाई
यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्लियर है। हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं के इंटू 2 इंटू क्यू और इंटू 2l अपान, सॉरी यहाँ पे आर भी रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं Q इंटू 2l किसके इक्वल होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के P के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू 2p आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब ध्यान दीजिए E1 और E2 दोनों में से किसका परिमाण अधिक है? E1 का। किसका परिमाण अधिक है? E1 का। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र वह किसकी तरफ होगा? E1 की तरफ होगा। ये हो गया E। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2l, ठीक है, इसका मान r के कंपैरिजन में क्या हो? बहुत कम हो। ठीक है, r के कंपैरिजन में क्या हो? बहुत कम हो, r की तुलना में बहुत कम हो। ठीक है, तब हम लोग l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यदि r का मान l से ज़्यादा हो तब r स्क्वायर l स्क्वायर r स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, नगण्य होगा तब। ठीक है, अगर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य है तो हम लोग एल स्क्वायर को 0 मान सकते हैं आर स्क्वायर की तुलना में। तो अगर हम लिख सकते हैं तब ई का जो मान होगा वह के इंटू 2pr बटे आर स्क्वायर पे स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू के इंटू 2pr डिवाइडेड बाई आर पे पावर 4। यहाँ पे देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल्स टू हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, K इंटू 2p अपान आर टू द पावर क्यू। ये हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्लियर है? लैला मजनू के कारण पॉइंट P पर, अच्छी स्थिति में पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? K इंटू 2p अपान आर क्यू। ओके, क्लियर है? अब देखिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। तो अगर द्विध्रुव के कारण पॉइंट P पर यानी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को हम लोग अगर सदिश रूप में लिखें, ठीक है, सदिश रूप में, तो अगर इसी सूत्र को हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ इसको भी। ओके, दूसरा सदिश रूप में, सदिश रूप में ध्यान दीजिए, ई अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? K इंटू 2p अपान आर क्यू। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखें परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की, तो इसकी दिशा यहाँ पर दोनों के बीच जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यानी कि P, उसकी दिशा के समान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर ये हो गया P की दिशा, ये हो गया P की दिशा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, इन दोनों की दिशाएं समान है, यानी कि E अच्छी की दिशा
वही होगी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। ठीक है, यानी कि अच्छी स्थिति में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई एच इक्वल टू के इंटू 2p सदिश बटे आर क्यू। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि वैद्युत जोड़े के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो 1 मिनट वीडियो में पॉज करता हूँ, फिर उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ओके मेरे भाई, अब देखिए हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अच्छी स्थिति में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अर्थात वैद्युत जोड़े के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ओके ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 मिनट, अगर हम लोग बात करें इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा की, तो इसकी दिशा आप जानते हैं, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, यानी कि मजनू से लैला की ओर होगी। हाँ, मजनू से लैला की ओर, मजनू हमेशा लैला को देखेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। ओके, ये हो गया P की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर भी पहले +q के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर -q के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले अलग अलग ज्ञात करते हैं। +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको हम लोग E1 से प्रदर्शित करेंगे। किसे प्रदर्शित करेंगे? E1 से। और कितना होगा? तो वही फार्मूला बिंदु आवेश के कारण वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्मॉल k और आवेश का मान कितना q, और बात आती है दूरी की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक क्या है? लंब है, और एक क्या है? आधार, और एक क्या है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में P और B की जो दूरी होगी वह कर्ण के मान के बराबर होगी। अगर हम लोग बात करें तो PB का जो मान होगा वह √r² + l² के बराबर होगा। ठीक है, √r² + l² के बराबर होगा। ठीक है, और आप जानते हैं इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि KQ/r² होता है, और यहाँ पे जो दूरी है उस बिंदु की और आवेश के वह कितना होगा? √r² + l² होगा। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो KQ/ हो जाएगा r² + l²। ओके, ये हो गया E1। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा देखिए यहाँ पे, तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो इसके कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस आवेश और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगी, यानी कि इधर होगी। ये हो गया E1। ओके, अब देखिए दिशा हम लोग लिख दे रहे हैं B से P की ओर, B से P की ओर। ओके, अब इसी प्रकार -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। -q के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप इससे चाहें तो एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 मानेंगे और E2 इक्वल टू हो जाएगा KQ अपान दूरी का स्क्वायर। तो P और A के बीच में भी वही दूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण का जो मान होगा वह अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा। इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो E2 बराबर हो जाएगा KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और जो दिशा होगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा ऋण आवेश की तरफ होती है, ठीक है। तो इसकी दिशा हो जाएगी, ऋण आवेश को पॉइंट P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस Q आवेश की ओर हो जाएगी। ये हो गया E2, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं P से A की ओर, P से A की ओर, ओके। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक E1 है और एक E2 है। तो हम लोग P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 का सदिश योग लेंगे। क्या करेंगे, सदिश योग। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पर AB के पैरेलल द्विध्रुव की एच के समांतर एक लाइन खींचते हैं। अगर ये वाला जो कोण है, मान लेते हैं यह जो कोण है वो कितना है, थीटा, तब ए वाला कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा ज्यामिति से, और इस कोण का मान भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर E1 और E2 को लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। तो E1 का जो लंबवत ऊर्ध्व घटक होगा, ठीक है, E1 का जो ऊर्ध्व घटक होगा वो कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। और इस जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ओके। इसका वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा। इसी प्रकार से अगर E2 को हम लोग वियोजित करें लंबवत घटकों में तो एक घटक नीचे की तरफ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा, और ये कितना होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा। और जो क्षैतिज घटक होगा जस्ट इसी के दिशा में होगा और कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। ध्यान दीजिए अगर हम लोग इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 तथा 2 से आप देख सकते हैं, 2 से E1 और E2 क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E1 को और E2 को लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे, ठीक है। E1 तथा E2 को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, लंबवत घटकों में वियोजित करने पर E1 का ऊर्ध्व घटक कितना होगा, E1 साइन थीटा, और E2 का ऊर्ध्व घटक कितना होगा, E2 साइन थीटा। E1 का क्षैतिज घटक कितना होगा, देखिए E1 का जो क्षैतिज घटक है वो कितना है, E1 cos थीटा है, जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है। और E2 का क्षैतिज घटक कितना होगा, E2 का क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा। अब यहाँ पे
दो बातें ध्यान दीजिएगा। जो E1 sin थीटा है वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और जो E2 sin थीटा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ठीक है, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, यानी कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। अतः इनके कारण ऊर्ध्व घटक के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों परिमाण में समान है और दिशा में भी समान है, इसलिए P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूँकि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। अतः ऊर्ध्व घटक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हम लोग EY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, EY से कितना हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक के कारण हम लिख सकते हैं E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा, या लिख सकते हैं E1 sin थीटा माइनस E1 sin थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर, यहाँ से 0 हो जाएगा, EY का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे, ओके, तथा E1 cos थीटा, पुनः लिख दे रहा हूँ, E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परिमाण तथा दिशा में समान है, परिमाण तथा दिशा में समान है। अतः क्षैतिज घटक के कारण P पर परिणामी क्षेत्र है। यहाँ पे मैं इसको रहने दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, आप एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए। अतः P पर क्षैतिज घटक के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, EX, ठीक है, EX इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर ऊर्ध्व घटक के कारण P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ऊर्ध्व घटक के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह शून्य हो जाएगा। लेकिन जो क्षैतिज घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों का परिमाण और दिशा दोनों समान है, अतः क्षैतिज घटक के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, या लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। ओके, और हम लोग लिखें तो देख सकते हैं EX का जो वैल्यू होगा 2, E1 का वैल्यू कितना है, KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है,
E1 का वैल्यू कितना था, KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फिर से मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं बाबू। हेलो, जिनको नोट्स बनाना है वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ पे 2 डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए EX इक्वल्स टू हो जाएगा 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इनटू। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखें, इस त्रिभुज में देखें तो थीटा के लिए R क्या होगा, लंब होगा, और L क्या होगा, आधार होगा, और ये PB क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप जानते हैं PB का जो मान होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है ज्यामिति के अनुसार। तो अगर हम लोग cos थीटा लिखें तो cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, L, और कर्ण कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, या हम लोग R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। देखिए नीचे जो बेस है, आधार है, समान है, और घात अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K इंटू Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, घात 3/2। अब Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो EX इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया, सॉरी। अब देखिए P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर सदिश योग के अनुसार। ठीक है, सदिश योग के अनुसार P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, क्योंकि EX और EY दोनों लंबवत है ना। ठीक है, अब EY का जो वैल्यू है 0 है, EY का वैल्यू कितना आया है, 0 है। तो E इक्वल्स टू लिख सकते हैं अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, या EX जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E होगा वह EX के बराबर होगा। और EX का वैल्यू कितना है, KP अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यदि R का मान L की तुलना में ज़्यादा हो तब जो L स्क्वायर होगा R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा पहले की तरह। अतः E निरक्षीय जो हो जाएगा और कितना हो जाएगा, KP अपान L स्क्वायर को हम लोग नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो R स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, KP अपान R³ हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, KP अपान R³। अगर इसी सूत्र को हम लोग सदिश रूप में लिखें, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है लेकिन इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए सेकेंड है सदिश रूप में, सदिश रूप में, ठीक है ना जी, सदिश रूप में जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, निरक्षीय स्थिति देखिए परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है निरक्षीय स्थिति में वह क्षैतिज घटक के कारण ही होगा, ऊर्ध्व घटक के कारण नहीं होगा, क्योंकि ऊर्ध्व घटक क्या है, 0 है, निरक्षीय है। ठीक है, यह निरक्षीय है। तो देखेंगे ई निरक्षीय की जो दिशा है वह P की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के विपरीत है। P की दिशा इधर है
मजनू से लैला की तरफ, और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है वह लैला से मजनू की तरफ है। ठीक है, तो यानी कि KP अपान क्या हो जाएगा RQ, और जो दिशा P का है उसी के विपरीत किसका है, वैद्युत क्षेत्र E का है। तो इसको हम लोग सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किया है। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। ठीक है, यानी कि लैला मजनू की जोड़ी पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल आघूर्ण लगेगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।